क्या हाल है बच्चों? आज फिर हम लोग आ रहे हैं आए हैं डिस्कशन कराने आपको सेट नंबर 9 का। और ये सेट नंबर 9 में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया है कि वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रुक्मिणी पब्लिकेशन से जो बुक आई है उसको आप लोग अच्छे तरीके से बनाइए, साथ ही वीडियो सॉल्यूशंस को भी अच्छे तरीके से देखिए। ये आपके सफलता के लिए और आपको एक नई ऊंचाई में लाने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। बच्चे चलते हैं हम लोग सेट नंबर 9 में क्या क्या प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है सल्फर अणु एसाइट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या एवं संयोजकता क्या है। ये देखिए, सबसे पहले सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग देखते हैं भाई, क्या है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए ये देखिए, तो सल्फर एसाइट होता है। सल्फर क्या होता है? एसाइट होता है। और एस8 का ऑक्सीडेशन नंबर ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो जो भी अणु या पदार्थ स्वतंत्र अवस्था में रहेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो जो भी रहेगा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? ON जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई जी? सीधा 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर और भी बहुत सारा ले सकते हैं आप। जैसे हम ले रहे हैं, यहां देखिए एग्जांपल के तौर पर ओजोन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 होगी। फिर देखिए, अगर हम बात करें कि P4 फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो पहला चीज तो निकल गया आपका कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 होगा। अब हम बात कर रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? तो संयोजकता के विषय में। संयोजकता कितनी होगी? तो संयोजकता आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसे ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, उसे ही वैलेंसी कहते हैं। अब जरा देखिए, एसाइट का सल्फर है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। 2 8 और क्या हो गया? 6 हो गया। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी क्या पूरा करने में? अक्रिय गैस की अवस्था को पूरा करने में। तो यही इसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता हो गई। तो 2 इसकी संयोजकता और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0 हो गया। बच्चे 2 इसकी क्या हो गई? संयोजकता हो गई। और ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो आंसर हो गया कौन सा? A नंबर। अब यहां पर 2-3 बातें करनी जरूरी है। क्या है जरूरी? पहली तो बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? मेरी बात समझिएगा, क्या मैं बता रहा हूं कि किसी भी यौगिक मूलक या आयन, यानी क्या किसी भी यौगिक यानी आपको कंपाउंड और रेडिकल्स के ऊपर जितना आवेश रहता है उसे ही हम ऑक्सीडेशन संख्या कहते हैं। तो देख लीजिए कि किसी भी यौगिक मूलक या आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या, यौगिक या मूलक या आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या, मूलक या आयन पर आवेश, इसी को हम क्या कहते हैं? मूलक या आयन पर आवेश जो होगा उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि सल्फर के विषय में। थोड़ा सा देख लीजिए, सल्फर जो है 16वें वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का तत्व है? 16th ग्रुप का तत्व है। सल्फर जो है ऑक्सीजन वर्ग में आता है, यह चेलकोजेंस कहलाता है। सल्फर जो है पीले रंग का मुलायम ठोस होता है। पीले रंग का क्या होगा? आपको क्रिस्टलीय ठोस होगा। पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होगा। सल्फर जो है इसका उपयोग हम लोग वल्कनीकरण में, वल्केनाइजेशन यानी रबर को ठीक है ठोस बनाने में, हाँ रबर को क्या करने में? ठोस बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। और आपको कवकनाशी में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जाते होंगे राजगीर स्नान करने तो देखते होइएगा कि त्वचा रोग में सल्फर वहां पानी में क्या हुआ? सल्फर घुला हुआ है। राजगीर में जो झील है तो वह उसमें क्या होगा? सल्फर घुला हुआ। तो वो सल्फर जो है आपके शरीर के त्वचा पर जब लगता है, कुंड है भाई, कुंड है राजगीर में, तो ये कुंड में जब आप नहाते हैं तो आपका क्या होगा? त्वचा रोग भी दूर हो जाता है। तो सल्फर एक महत्वपूर्ण कारक है। केश सज्जा देखिएगा कि हेयर ड्रेसर्स जब हेयर को ड्रेस करता है, यानी केश सज्जा में, ब्यूटी पार्लर में आपको सल्फर का ही उपयोग किया जाता है। तो बच्चे आपको समझ में आ गया होगा कि सल्फर क्यों उपयोगी है। बहुत बहुत उपयोगी, ठीक है, ये है।
अब देखिए बार बार मैं ये भी बता रहा था आप लोगों को कि मेरा जो है ये लाइव डिस्कशन तो हो ही रहा है, साथ में बहुत सारा वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि 28 दिसंबर को आपको पता है एनटीपीसी का एग्जाम है। उसी को पॉइंट ऑफ व्यू रख करके हम क्या कर रहे हैं कि बार बार और जल्दी जल्दी आपका वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड होता जा रहा है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिए। और हमारा जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम रुक्मिणी प्रकाशन लाइव का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको पूरा पीडीएफ अपलोड है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन पूरा देख सकते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या मैंने लिखा भी है। तो बात बता दिया है मैंने पूरा। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि 100 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो यहां पर निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो u का मान दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ भाई। और लेंस की फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी आपको निकालना है, यानी f आपको निकालना है। और देखिए ये 25 सेंटीमीटर इसका क्या हुआ कि रखी वस्तु को साफ देखने के लिए होगी, तो v का मान भी आपको दिया हुआ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो बच्चे अब देखिए आपको पता है लेंस सूत्र क्या कह रहा है कि लेंस सूत्र कह रहा है बच्चे क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो पुट कर दीजिए 1/25 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/100 बराबर 1/f। तो f निकाल लीजिए ना यहां से। तो ये हो गया दिसिंपला, क्या हो गया दिसिंपला 25 और 100 का एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और जब 100 हुआ एलसीएम तो यहां से हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 4 हो गया माइनस क्या हो गया 1 हो जाएगा बराबर क्या 1/f। तो f बराबर क्या निकल गया 100/3 निकल गया। और ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ध्यान दीजिएगा 100/3 यानी प्लस 33.33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 33.33 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चे यहां पर आपको क्या देखना है, यहां देखना है कि निकट नहीं दिख रहा है, निकट की वस्तु को नहीं देख सकते, तो निकट दृष्टि दोष हो गया। कौन सा दृष्टि दोष हो गया निकट दृष्टि दोष हो गया। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए याद रखिएगा निकट नियर, ठीक है साइटेडनेस कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं नियर साइटेडनेस, या इसको हम मायोपिया भी कहेंगे, क्या कहते हैं मायोपिया भी कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं तो अवतल लेंस का चश्मा यूज करेंगे। कौन सा लेंस अवतल लेंस का चश्मा। उसी तरह से ठीक है ये देखिए फार साइटेडनेस है, कौन सा साइटेडनेस है फार साइटेडनेस है, यानी आपको दूर दृष्टि दोष है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं उत्तल लेंस का चश्मा। यहां देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट तो अच्छा दिखेगा लेकिन दूर खराब दिखेगा, उसी तरह से दूर दृष्टि दोष में दूर तो अच्छा दिखेगा लेकिन आपको क्या होगा निकट खराब दिखेगा, इसीलिए उत्तल लेंस का चश्मा यूज करते हैं। और फिर हम आते हैं यहां देखिए क्या आते हैं प्रेस बायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया इसको बोलते हैं हम लोग क्या जरा दृष्टि दोष, इसको मायोपिया बोलते हैं। ये देखिए मायोपिया बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया, और ये प्रेस बायोपिया। इसमें निकट और दूर दोनों प्रभावित होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बायफोकल लेंस का चश्मा यूज करते हैं। नीचे उत्तल ऊपर क्या होता है अवतल होता है, नीचे उत्तल ऊपर क्या होगा अवतल होता है बच्चे। ये देखिए ये क्या होगा तो ये निगेटिव डी माइनस डी, ये क्या हो गया पॉजिटिव डी का चश्मा यूज करते हैं, क्योंकि अवतल लेंस को हम लोग उसका जो पावर होता है उसको ठीक है माइनस डी बोलते हैं, यानी डायप्टर हो गया। और एक और होता है एस्टिग्मेटिज्म क्या होगा कि आपका वर्टिकल आपको अच्छा नहीं दिखेगा लेकिन आपका हॉरिजॉन्टल ठीक होगा, यानी ऊर्ध्वाधर दृष्टि जो होते है वो प्रभावित होगी लेकिन क्षैतिज दृष्टि बहुत अच्छा रहता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक चश्मा का उपयोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। कौन सा लेंस सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का सिलेंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। अब क्लियर करते हैं। यहां पर देखिए कि बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, अब देखिए ये मैंने सॉल्व भी कर दिया इसको। अब क्या है कि निकट दृष्टि दोष, यहां देखिए निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, ये देखिए बार बार माइनस डी का अगर चश्मा पहना होगा तो बच्चे एकदम याद रखना है आपको कि माइनस डी का चश्मा अगर पहना हुआ है तो उसको कौन सा दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष है। निकट अच्छा है लेकिन दूर आपका खराब है। और ठीक है बराबर मैं बता रहा हूं कि दूर दृष्टि दोष यानी ये क्या हुआ आपको हाइपरमेट्रोपिया है, तो इसमें क्या होगा तो उत्तल लेंस का चश्मा यूज करते हैं। तो सारा बात मैंने अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म कहा जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वर्टिकल तो आपका दृष्टि अच्छा रहेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल आपका वर्टिकल आपकी दृष्टि
इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल आपका क्या होगा, अच्छा रहेगा। वर्टिकल आपका क्या हुआ, खराब हो गया, जबकि हॉरिजॉन्टल अच्छा रहेगा। इसको दूर करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे। तो ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको खूब अच्छे तरीके से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कणों की द्वैत प्रकृति किसके द्वारा, ठीक है, प्रस्तावित होती है। कणों की द्वैत प्रकृति मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं कि तरंग सिद्धांत, यहां देखिए तरंग सिद्धांत, ठीक है, तरंग सिद्धांत के बारे में किसने बताया, तो हाइजेनबर्ग ने। याद रखिएगा, प्रकाश तरंग है, ये बताया किसने, तो हाइजेनबर्ग ने। यहां देखिए, और डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली है, ये हाइजेनबर्ग नहीं है, ये ठीक है, ये देखिए ये गड़बड़ है, हाइजेनबर्ग नहीं। हम क्या बता रहे हैं, हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था। प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, यह दिया था हाइगेंस ने। प्रकाश तरंग है, यह किसने बताया, हाइगेंस ने। तरंग है, ठीक है, मैं बार बार बताता हूं कि प्रकाश क्या है, ठीक है, प्रकाश हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग है, ठीक है। आपको लाइट क्या है, वेव है, ये किसने बताया, हाइगेंस ने। यहां हाइजेनबर्ग है, कौन सा वर्ग है, हाइजेनबर्ग। तो भाई साहब हाइजेनबर्ग जब भी होगा तो आपको पता है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या है, तो हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन के अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। इलेक्ट्रॉन के क्या दिया था, अनिश्चितता का। इलेक्ट्रॉन के अनिश्चितता का इन्होंने सिद्धांत दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था। इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता का सिद्धांत दिया किसने, तो हाइजेनबर्ग ने दिया था। याद रखिएगा इसको, हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन के अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन जो है इतना सूक्ष्म कण है कि जिसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नाभिक के बाहर ज्ञात कर पाना बड़ा कठिन है। यानी इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुज एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कांट बी डिटरमाइंड। इसीलिए मैंने एक फॉर्मूला दिया, क्या दिया फॉर्मूला, कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बटे 4 पाई होगा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बटे 4 पाई होगा, जहां पी जो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है और डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। अब देखिए, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग का सिद्धांत दिया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग का सिद्धांत, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इलेक्ट्रॉन के तरंग सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, तो वेव थ्योरी दिया था किसने, तो ये दिया था श्रोडिंगर ने। लेकिन डी ब्रोगली ने सबसे पहले बताया कि देखिए भाई, प्रकाश जो है वो कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करेगा। अब ये देखिए, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, लाइट जो है EMW है, ये किसने बताया, तो मैक्सवेल ने। किसने बताया था, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। और ये देखिए, ये आपको क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करता हूं, जरा देख लीजिए, एलाबोरेट करता हूं। ये देखिए, मैं इसमें और भी कुछ बताना चाह रहा था आपको। मैं बताना चाह रहा हूं कि डी ब्रोगली ने, देखिए, प्रकाश क्या है, कण है। याद रखिएगा, प्रकाश मैं क्लियर कर रहा हूं, प्रकाश कण, ये बताया न्यूटन ने। कण है ये न्यूटन ने। और ठीक है, कणों की द्वैत प्रकृति, ये देखिए, और प्रकाश तरंग है, ये किसने बताया, हाइगेंस ने। किसने बताया, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था इसको। और ठीक है, ये देखिए, प्रकाश क्या है, आपको ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये किसने बताया, ये बताया आपको मैक्सवेल ने। क्लियर हो गया होगा आपको। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के द्वैत, यानी इलेक्ट्रॉन तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करेगा। अगर इसके तरंग की भांति व्यवहार करेगा तो ध्यान में रखिए, ई बराबर क्या होगा, एच न्यू हो जाएगा। और कण की भांति व्यवहार करेगा तो ई बराबर क्या होगा, MC स्क्वायर होगा। दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एच न्यू बराबर, ठीक है, MC स्क्वायर हो गया। और एच न्यू का क्या होता है, C बटा लैम्डा। न्यू बराबर क्या होगा, C बटा लैम्डा होगा, बराबर MC स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, CC काट दिए यहां से, तो MC बराबर H अपॉन लैम्डा। इसे ही यहां से जो लैम्डा आएगा उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है। कौन सा वेवलेंथ कहेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। तो ठीक है, आपको डी ब्रोगली ने क्या दिया, तरंग और कण का द्वैत सिद्धांत दिया था, यानी ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ लाइट कौन दिया, तो ये दिया आपको किसने,
तो याद रखिए ये किसने बताया, तो डी ब्रॉगली ने बताया था। चलिए ये क्लियर हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट क्या है, यहां देखिए किसी आवेश को, यानी इफ एनी चार्ज वाइब्रेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस अ वेव, ठीक है, व्हिच प्रोपेगेशन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यहां देखिए क्या मैं बता रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के लंबवत जब किसी आवेश का दोलन कराया जाता है तो यह एक तरंग उत्सर्जित करता है जिसकी दिशा भी इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत होती है, इसे ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और याद रखिए गामा एक्स यूवी बोल रहे हैं पराबैंगनी, यूवी का मतलब क्या हुआ, पराबैंगनी। फिर देखिए विजिबल और उसके बाद IR, उसके बाद माइक्रोवेव और रेडियो, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा एक्स यूवी IMR, इस तरह से याद रखना है, गामा एक्स यूवी IMR याद रखिएगा। चलिए तो क्लियर हो गया होगा इसका कंसेप्ट। तो ये सिद्धांत किसने दिया, डी ब्रॉगली ने। आंसर क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और भी बातें चर्चा करते हैं। कणों की द्वैत प्रकृति डी ब्रॉगली द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बटे 4 पाई, जहां एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ मोमेंटम है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं ये आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व को किस समूह में रखा जाता है। बच्चे मेरी बात को समझिए, मैं जो आपको बता रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आवर्त निकालने के लिए कैसे आवर्त निकालेंगे, आवर्त, तो आवर्त निकालना एकदम आसान है। आवर्त मतलब होता है पीरियड निकालना एकदम आसान है। मेरी बात को समझिएगा, कैसे पीरियड निकालेंगे, तो पीरियड जब भी निकालना हो तो कक्षा संख्या जितना कक्षा संख्या जितना होगा वही क्या होगा, पीरियड होगा। कक्षा संख्या जितना होगा वही क्या होगा, पीरियड होगा। याद रखिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, वो क्या होगा, आवर्त होगा। जैसे कोई भी ले लेते हैं, ये देखिए हम ले रहे हैं सोडियम, या सोडियम लीजिए, सोडियम, तो भैया 2 8 1 कई ठो कक्षा, 3 ठो कक्षा, तो आवर्त कितना, तीसरे आवर्त का तत्व है। ये देखिए 1 2 3 तीसरा आवर्त का तत्व है। फिर देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 16 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सल्फर है। देखिए क्या होगा, 2 8 और 6 किस आवर्त का हो, तो इसमें भी 3 कक्षा है भाई, ये क्या हो गया, 3 कक्षा है तो सल्फर है। ये देखिए तीसरा कक्षा है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तीसरा कक्षा हो गया। लेकिन ये आंसर हो जाएगा आपको क्या, तीसरा कक्षा। लेकिन वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चे, थोड़ा सा देखिए, वर्ग जहां निकालने के लिए, वर्ग मतलब क्या हुआ, ग्रुप निकालने के लिए इसमें थोड़ा सा लोचा है। और लोचा क्या है कभी नहीं भूलिएगा आप, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। कैसे हम वर्ग निकालेंगे, कैसे ग्रुप निकालेंगे कभी भी, तो ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो बच्चे एकदम आसान ग्रुप निकालना है। क्या करेंगे हम, तो जब भी ग्रुप निकालने की बात करेगा तो सबसे पहले देखना पड़ेगा एस ब्लॉक, कौन सा, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप कैसे निकलेगा, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यही क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए पी ब्लॉक अगर बोलेगा, पी ब्लॉक बोलेगा तो हम मान लेते हैं अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स है, मान लेते हैं एक्स, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्लस क्या कर दीजिए, 10 कर दीजिए। जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट होगा तो उसका वर्ग जो है कैसे निकलेगा, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्लस क्या निकल जाएगा, 10 उसमें जोड़ देंगे। अब अगर डी ब्लॉक एलिमेंट निकालना हो, डी ब्लॉक निकालना हो तो अंतिम 2 उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, डी ब्लॉक अगर निकालना हो तो अंतिम 2 उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन, अंतिम 2 उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए कक्षा नहीं है, क्या है, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ये निकालेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन वो क्या निकल जाएगा, वर्ग निकल जाएगा। पी ब्लॉक में हम क्या करेंगे, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देंगे, वो क्या निकल गया, वर्ग निकल गया। डी ब्लॉक में अंतिम 2 कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, वह क्या होगा, आपको निकल जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम निकाल के देखते हैं, थोड़ा सा बातें बहुत हो गया तो देखते हैं निकाल करके क्या कह रहे हैं हम। यहां देखिए, यहां साफ कर दिया मैंने बोर्ड। अब क्या कह रहे हैं, इसका तृतीय था आंसर, बच्चा निकालने के लिए आपको बता दिया हूं मैं। और देखिए मान लीजिए कि सल्फर ही है, सल्फर, तो हमको 16 है परमाणु संख्या, पता है आपको। अब क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6
और 3s2 3p4। भैया ये कौन ब्लॉक एलिमेंट है? तो कौन ब्लॉक एलिमेंट है? तो p ब्लॉक। अंतिम कक्षा देखिए, अंतिम कक्षा में मैंने बोला है तो 4 2 6, 6 में क्या करेंगे? p ब्लॉक एलिमेंट है तो 6 + 10 यानी कैमा वर्ग का? तो 16वें वर्ग का। देखिए 16वां वर्ग में है हो, तो ये देखिए 16वां कॉमा 16वां। चलिए हम निकालते हैं फेरस का। किसका निकालते हैं? फेरस का। देखिए फेरस, चलिए भैया फेरस 26 कितना वर्ग होगा? ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये लो चाहे थोड़ा सा निकालना। कैसे करेंगे? तो 1s 2s 2p 3s 3p हो गया। अब आ जाते हैं 4s और 3d। ऐसे होता है 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 ठीक है 20, अब 20 4 26 20 4 26। तो भाई साहब कभी भी ठीक है इसमें क्या होगा? 20 और यहां देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 और 20 6 26 20 6 26 ये ना होगा 6 आ गया। ठीक है तो ये देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। तो अंतिम 2 उपकक्षा में भाई साहब, अंतिम 2 उपकक्षा में तो 6 2 8 किस ग्रुप का होगा? तो 6 2 8 अंतिम 2 उपकक्षा में यानी 8वें वर्ग का हो जाएगा, 8वें वर्ग का तत्व होगा। तो देख लीजिए कहां है फेरस? तो फेरस देखिए ये 8वें वर्ग का। क्या वर्ग का? 8वें वर्ग का। तो भाई साहब अगर मान लीजिए एस ब्लॉक में किसी का निकालना हो, सोडियम का निकालना हो, कैसे निकालेंगे? तो ये 11 हो गया। तो क्या करेंगे? 2 8 1 2 8 1 आवर्त क्या हो गया? आवर्त हो गया इसका तीसरा आवर्त है। अब हमको वर्ग निकालना है। वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चा? वर्ग निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहां गया? एस ब्लॉक में। तो ये क्या हो गया? पहला वर्ग हो गया। क्या वर्ग? पहला वर्ग। तो जितना अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक होगा वो क्या निकल जाएगा? वर्ग निकल जाएगा। पी ब्लॉक में अगर निकालना हो तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्लस क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। डी ब्लॉक का निकालना होगा तो अंतिम 2 उपकक्षा एस पी डी में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ दीजिए, वही क्या होगा? आपको निकल जाएगा वर्ग। तो वर्ग भी निकालना सीख गए आप, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व तृतीय आवर्त में, और ये देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो भाई साहब पी ब्लॉक एलिमेंट है तो अंतिम कक्षा ये हो गया तीसरा नंबर। ठीक है तो 4 + 2 + क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो भैया ये 16वें वर्ग का तत्व होगा। निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो क्या है? प्रकाश तंतु। जब भी बात करेंगे प्रकाश तंतु का तो ये ऑप्टिकल फाइबर है। कौन सा फाइबर है? ऑप्टिकल फाइबर है। और ये देखिए मैंने यहां फिगर भी बनाया है, ऑप्टिकल फाइबर है ये क्या है? आपका ऑप्टिकल फाइबर है। और इसमें देखिए क्या होता है कि बहुत सारे आपको क्या होंगे? बहुत सारा हम लोग इसमें डालते हैं क्या जी? वो कांच की पतली पतली नलियां इसमें डाल दिया जाता है, जिसे क्लैडिंग विधि द्वारा इस तरह से उसको चिपकाया जाता है कि एक दूसरे से वो क्या होगा? इंसुलेटर बना रहता है। कैसा बना रहेगा? इंसुलेटर। यानी एक दूसरे के से वो चालन का काम नहीं करेगा, इंसुलेटर बना रहेगा। ठीक है और ये बना लिया हमने। और इसका निर्माण किसने किया था? तो याद रखिए इसका निर्माण किया था टीएच माहिमाह ने। याद रखना है किसने किया था? टीएच माहिमाह नामक वैज्ञानिक ने किया था, या एवं नरेंद्र कपानी ने किया था। नरेंद्र कपानी ने किया था। ये 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। इसके निर्मित होते ही पूरे विश्व में आपको क्या हो गया? तो संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई। किस क्षेत्र में? संचार क्या होगा? क्रांति आ गया। ध्यान में रखिएगा इसके निर्माण होते ही पूरे विश्व में संचार के क्षेत्र में क्या आ गया? क्रांति आ गया। इसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा यह जो है जैसे ही इसमें प्रकाश की तरंगें गुजरेगी तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुजरती है। और ये क्या होगा आंसर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या क्या सीखे? प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और याद रखिए इसका निर्माण टीएच माहिमा एवं नरेंद्र कपानी ने किया था। और ये कांच के पतले पतले रेशों के बने होते हैं। और यहां देखिए अपवर्तन है। आपको मैंने बच्चे बहुत बार बताया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर भागेगी, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर भागेगी। इसे ही क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में वेग में अंतर होना होता है। यानी when light wave moves from one medium to another medium तो वो क्या होगा?
उसका वेग घट जाएगा या बढ़ जाएगा, और यह क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा या अभिलंब की ओर मुड़ेगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और ये देखिए प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम में उपस्थित धूल कणों या जलवाष्प की बूंदों के कारण वह अन्य रंगों में बिखर जाएगा, उसका अन्य रंग क्या होगा, बिखर जाएगा चारों तरफ। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। याद रखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण आपको क्या होगा, आकाश का रंग, ठीक है, नीला, समुद्र का रंग नीला, और ध्यान में रखिए बादल उजले दिखाई देते हैं। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण ही। प्रकीर्णन कम होने के कारण ही सिग्नल में किसका होगा, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और आपको जो शाम के समय और सुबह के समय सूर्य का लाल दिखना, ये क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। व्यतिकरण क्या होता है, बार बार मैं बताता हूं कि जब दो प्रकाश तरंगे या ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर अधिरोपित होंगी तो ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो ऊर्जा का पुनः वितरण क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा व्यतिकरण, यानी distribution of energy due to superposition of waves is known as, या overlapping of waves is known as, क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस कहलाएगा या व्यतिकरण कहलाएगा। तो बच्चे एकदम याद रखना है इसको। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्या है हमारा क्वेश्चन, ये देखिए, प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु कांच के पतले पतले रेशों से निर्मित होते हैं। इसका निर्माण टी.एच. माहिमा एवं नरेंद्र कपानी ने किया था। चलिए देखते हैं, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के प्रकार के, ठीक है, प्रकार के वर्तिकाग्र में से अंतरित कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। यहां देखिए मैंने कितना अच्छा आपको फिगर लिया है, जरा देखिए, ये वर्तिकाग्र है। ये क्या है, वर्तिकाग्र है। याद रखना है आपको दो बातें। पहली बात क्या कि पौधे का नर जनन भाग, पौधा का नर जनन भाग क्या होता है, तो पौधे का नर जनन भाग होगा, इसको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलेंगे, पुमंग कहा जाता है। जबकि मादा जनन भाग को हम जयांग कहते हैं। क्या कहेंगे, मादा को क्या बोलेंगे, जयांग कहते हैं। याद रखिएगा इसको, जयांग कहते हैं। इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, इसको बोलते हैं गायनोसियम। अब देखिए, सजातीय पुष्पी परागन हो रहा है, यानी स्वपरागन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वपरागन कहलाएगा। और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसको एकदम याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे। तो जब भी इस तरह का परागन होगा तो हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्वपरागन। क्या कहेंगे, स्वपरागन कहेंगे, यानी ऑटोगेमी। क्या कहेंगे, ऑटोगेमी। यदि ठीक है आपको पर परागन होगा तो एलोगेमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलोगेमी कहलाएगा। पर परागन हुआ तो एलोगेमी। अब जरा ये देखिए, सजातीय पुष्पी परागन हो रहा है तो स्वपरागन होगा, यहां दिया हुआ है। अब देखिए क्या हो रहा है कि पोलन जो है, ये पोलन ग्रेन है। कौन सा ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, परागकण है। कौन सा कण है, परागकण है। और ये परागकण क्या हुआ कि आपको वर्तिकाग्र के अंदर गया, ये गया अंदर, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र में स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है। तो इसके द्वारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन होगा। ये देखिए, ये क्या है, वर्तिका है, ऊपर में क्या है, वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र में क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा। और ये देखिए पुमंग के दो भाग होते हैं, ठीक है, पुमंग के दो भाग होंगे, ठीक है, पुमंग के क्या होंगे, दो भाग होंगे। और ये क्या है, वह है दलपुंज है। और ये जो आपको टहनी लगा हुआ है उसको हम पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए इसमें क्या क्या मैंने और भी किया है, जरा इसको देख लीजिए। क्या है कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं। परागन 3 प्रकार का होता है, ध्यान में रखिएगा। परागन क्या होगा, 3 प्रकार का होगा, स्वपरागन, परपरागन और बहुधा परपरागित। मतलब क्या होगा कि दोनों तरह का होगा, यानी स्व भी होगा और पर भी होगा, यानी दूसरे से भी परागित होगा और स्व खुद अपने में भी क्या होगा, परागन होगा। तो ध्यान में रखिएगा। एलोगेमी क्या है, पर परागन है। एलोगेमी क्या है, पर परागन है। तो मैंने क्लियर कर दिया। याद रखिएगा, पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, ये पॉलिनेशन होता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है आपका, फेराड मात्रक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। फेराड क्या हुआ, तो आपको पता है कि धारिता, ठीक है, यानी धारिता क्या होगा, तो धारिता है आवेश बटे विभवांतर, ठीक है, आवेश बटे विभवांतर। ये देखिए विभवांतर या विभव जो भी कहिए तो Q बटे V। और ये क्या हुआ, कूलम्ब पर वोल्ट हो जाएगा। कूलम्ब पर वोल्ट को ही हम क्या कहते हैं, फेराड कहते हैं। क्या कहेंगे, फेराड कहेंगे। और याद रखिए कि ये जो होता
आपको कैपेसिटर जो होता है या कंडेंसर जो होता है वो आवेश ग्रहण करने की क्षमता रखता है, और इसी की कैपेसिटी को, धारिता को हम किसके द्वारा मापते हैं, तो आपको फैराड के द्वारा मेजर करते हैं। जबकि ये क्या हुआ, फैराड के द्वारा मापेंगे, धारिता को किसके द्वारा, फैराड के द्वारा मापेंगे। यहां देखिए अब स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों है, यहां पर स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों है, इसको हम हेनरी द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापेंगे, हेनरी द्वारा मापा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चालकता ये क्या है, C बराबर 1/R होता है, इसको हम पर ओम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पर ओम के द्वारा मेजर करेंगे। तो ये बातें याद रखनी है आपको। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, ये क्या है, ये कुंडली है, कुंडली के चारों तरफ अगर चुंबक को गति कराई जाती है तो क्या होगा, कुंडली में स्वतः ही एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, जो ठीक है आपको चुंबक के गति का विरोध करेगा, इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और इसी घटना को हम क्या कहेंगे, आपको अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रेरण कहेंगे। अब देखिए यदि ठीक है कुंडली से प्रवाहित धारा के परिमाण में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाएगा जो प्रवाहित धारा की गति का क्या करता है, विरोध करता है, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, मान लीजिए इधर से धारा हम बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक धारा प्रवाहित होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा बोलेंगे, और इस घटना को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व बोलते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ध्यान में रखिएगा, हेनरी होगा। यहां पर देखिए कि कैपेसिटी अगर क्या हो, सीरीज में होगा तो 1/CS बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। कैपेसिटर अगर पैरेलल में होगा तो CP बराबर क्या हुआ, C1 प्लस C2 हो जाता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए, तो धारिता किसका, धारिता का मात्रक क्या हो गया, फैराड। स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या हो गया, हेनरी हो गया, और चालकता का मात्रक पर ओम को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक है, आपको महो बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, साइमन बोलते हैं। तो ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। ये देखिए, तो मैंने वही किया है यहां पर, ये थोड़ा सा चीज देख लेना आपको। क्या देख लेना, धारिता आवेश बटे विभवांतर Q बाय V कूलम पर वोल्ट, इसी को फैराड कहते हैं। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। तो E बराबर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल। कौन सा बल, विद्युत वाहक बल है, और इसी का मात्रक क्या होता है, आपको वोल्ट, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। तो L इंटू क्या होता है, E बराबर माइनस L DI/dt हो गया। तो देखिए, तो E इंटू dt बटा DI हो गया। तो E को क्या बोले, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इसी को हम बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं, हेनरी कहते हैं, यानी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर को भी हम क्या कहेंगे, हेनरी कहेंगे। तो याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको किया है। देखिए 6C14 के परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या क्या होगी, हमको निकालना है मूलभूत कण। मूलभूत कण भैया जरा देखिए, मूलभूत कण क्या होता है। मूलभूत कण परमाणु में कितने होंगे, कौन कौन होंगे मूलभूत कण, किसके, परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन। तो इसमें होगा इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इसमें होगा क्या, प्रोटॉन। इसमें क्या होगा, आपको न्यूट्रॉन होगा। यानी परमाणु के 3 मूल कण कौन कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जरा इस पर बात कर लीजिए। 6C14 में हम निकालते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकलेगी, तो 6 हो गई। प्रोटॉन की संख्या कितनी निकलेगी, ये भी 6 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी लगेगी, ऊपर वाले को पकड़ेंगे, नीचे वाले को घटा देंगे। 14 में से 6 घट गया, कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब इसको जोड़ लीजिए, मूलभूत कणों की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन कितना, 6, प्रोटॉन कितना, 6, न्यूट्रॉन कितना, 8, 6, 6, 12, 8, 20, यानी मूलभूत कणों की संख्या कितनी होगी, तो 20 हो जाएगी भैया। एकदम याद रखिए, देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, कभी भी गड़बड़ाइएगा नहीं। मूलभूत कणों की संख्या कितनी होती है, तो भाई साहब मूलभूत कण जो है वह परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। याद रखिए, इसे मूल कण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सभी तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और केवल एक अपवाद है, जो क्या है, आपको याद रखिएगा, हाइड्रोजन का प्रोटियम समस्थानिक है। देखिए एकमात्र अपवाद कौन, हाइड्रोजन का प्रोटियम समस्थानिक है, क्योंकि ठीक है प्रोटियम में केवल 1H1 होता है प्रोटियम, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और 1S2 ये ड्यूटेरियम होता है, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। 1S3 ये ट्राइटियम है, इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। तो भाई साहब परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक होता है ठीक है आपको नाभिक, दूसरा होता है कौन,
बाह्य कक्षा। तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ध्यान में रखिएगा इसको। और ठीक है, यह जो है यह क्या होगा, आपको नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो ये बहुत सारी बातें मैंने की इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर कर दिया मैंने। ये देखिए, यदि वातावरण में के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। क्या हो रहा है कि यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दिया तो आपको एक कंसेप्ट पता होगा। क्या पता है कि दाब के बढ़ने से, दाब अगर बढ़ा दिया जाए, भाई दाब बढ़ा दिया जाए तो बीपी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ जाएगा तो जल जल्दी उबलने लगेगा, जल ठीक है जल्दी वाष्पित हो जाएगा। क्वथनांक क्या होगा, आपको बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा तो जल ठीक है वाष्पित जल्दी होगा, जल वाष्पित हो जाएगा, जल्दी वाष्पित हो जाएगा, तो वाष्पित होगा जल्दी से। और ध्यान में रखिए क्या मैं बता रहा हूं कि यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप का गुप्त ऊष्मा जो है, जब भापला बन गया पूरा तो गुप्त ऊष्मा क्या होगा, घट जाएगा। गुप्त ऊष्मा क्या होगा, घट जाएगा। एकदम याद रखिए मैं क्या बता रहा हूं कि व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज बीपी इंक्रीजेज, ठीक है, तो जल क्या होगा, जल्दी वाष्पित हो जाएगा। और जब जल वाष्पित हो गया तो आपको क्या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बचेगी, नहीं बचेगी। ध्यान में रखिएगा इसको। तो क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि कम होती है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान में रखिए क्या मैं बता रहा हूं कि प्रेशर इंक्रीजेज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, हीट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, इवापोरेशन ये डिक्रीज कर जाएगा। भैया कभी गलती नहीं कीजिएगा। क्या मैं बता रहा हूं कि दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, जिसके कारण वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन वो घट जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन वो क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कम होती है। क्या हो जाएगा, कम होती है। चलिए इसमें देख लेते हैं। यदि वातावरण का दाब बढ़ाया जाता तो भाप की गुप्त ऊष्मा घटती है। जल पर दाब के बढ़ने से बीपी बढ़ता है जिससे गुप्त ऊष्मा घटता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी, 540 कैलोरी पर ग्राम। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी, तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। एकदम याद रखिएगा। भैया एक बात बताइए वाष्प ज्यादा गर्म कि जल, तो जल ज्यादा गर्म हो, जल ज्यादा गर्म होगा ना नहीं भाई, क्या होगा, वाष्प ज्यादा, क्योंकि उसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। जब प्रेशर अलग से अप्लाई कर देंगे तो क्वथनांक आपको बढ़ जाएगा, इसीलिए गुप्त ऊष्मा क्या होगा, घट जाएगा। भाई साहब ठीक है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल, कौन ज्यादा ठंडा, तो बर्फ ज्यादा ठंडा, क्योंकि उससे 80 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये बातें याद रखने की है, याद रखिए इसको। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती है, तो कौन सा वेव में ऊर्जा प्रवाहित नहीं होगी, तो भाई साहब अप्रगामी तरंग में आपको ऊर्जा प्रवाहित नहीं होगी। और अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग, यहां देखिए अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव है, नॉन प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी फ्लो नहीं होगा। यहां देखिए तरंग, जब भी तरंग की बात कीजिए, वेव की बात कीजिए तो ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ ठीक है एनर्जी, जो नोन एज क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। जरा इस पर बात कर लेते हैं। अनुप्रस्थ तो माध्यम के लंबवत गमन करता है, माध्यम के लंबवत, यानी माध्यम के जब भी लंबवत गमन करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब जरा देखिए, माध्यम के अगर क्या होगा, समानांतर गमन करेगा तो ऐसे तरंग को माध्यम के समानांतर करेगा, माध्यम के समांतर करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। तो वह तरंग जो माध्यम के समांतर गमन करता है उसे ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य। वह तरंग जो माध्यम के लंबवत गमन करता है, जो संपीड़न और विरलन, क्रेस्ट और ट्रॉ के रूप में गमन करेगा, क्रेस्ट और ट्रॉ के रूप में गमन करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, तो ध्यान में रखिएगा, उसे हम अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। अब देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक आवेश है, उसको दोलन कराए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो यह एक तरंग उत्पन्न किया जो निर्वात में भी गमन कर सकता है। ऐसे तरंग को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा किस तरंग में ऊर्जा प्रवाहित नहीं होगा, तो याद रखिए कि
अप्रगामी तरंग में जो तरंग मूव नहीं करेगा उस तरंग में ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जा नहीं होती है। याद रखिएगा इसको। चलिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा और भी देखते हैं। यहां देख लीजिए कि अप्रगामी तरंग में ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता, वही बात मैंने यहां लिखा भी है। चलिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट है। उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है भाई जी, ये उत्तल लेंस है। और आपको पता है कि लेंस फार्मूला के अनुसार, लेंस मेकर्स फार्मूला के अनुसार, ये लेंस मेकर फार्मूला है, मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला क्या होता है? लेंस मेकर्स फार्मूला भाई जी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस क्या हो गया 1/r2, जहां r1 और r2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ध्यान में रखिए इसको। और देखिए अब कॉची का इक्वेशन लगाते हैं। किसका इक्वेशन? कॉचीज इक्वेशन। कॉचीज इक्वेशन लगाते हैं। क्या है ये कॉची का समीकरण? कॉची का समीकरण है भाई क्या है कि 1/, ठीक है, 1/, ये देखिए 1/, म्यू मतलब क्या हुआ? अपवर्तनांक, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a प्लस बी बटे लेमडा स्क्वायर। अगर इसको हम ये करें तो अपवर्तनांक जो है वह लेमडा का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अपवर्तनांक जो है वो लेमडा का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 लेमडा होगा। अब जरा देखिए इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं कि 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? म्यू हो गया, म्यू हो गया। तो भाई साहब 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, 1/f दोनों को मिला लीजिए, दोनों को 1 नंबर मानिए, इसको 2 नंबर मानिए, दोनों को मिला लीजिए तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1/लैम्डा, यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? लैम्डा हो गया। देखिए कितना बढ़िया इक्वेशन है, मैंने इसको आपको डील करके बता दिया। और आपको यही याद रखना है कि फोकस दूरी तरंगदैर्घ्य का समानुपाती होता है। फोकस दूरी तरंगदैर्घ्य का समानुपाती होता है। एकदम याद रखिएगा कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी उसके तरंगदैर्घ्य का समानुपाती होता है। तो किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा? तो लाल का की बैगनी का की नीला का की पीला का? तो इस इक्वेशन में देखिए नीला का कम तरंगदैर्घ्य, पीला का उससे कम, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका? लाल का। तो फोकस दूरी किसकी सबसे अधिक होगी? तो लाल की। देखिए भैया कितना मस्त कंसेप्ट है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा, एकदम लिख लीजिएगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। किस लेंस के लिए? उत्तल लेंस के लिए। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस या किसी भी लेंस की बात करिए, लेंस में क्या होगा? ठीक है, आपको तरंगदैर्घ्य जिसका ज्यादा उसकी फोकस दूरी अधिक। तो इसमें क्या होगा? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसीलिए लाल रंग की फोकस दूरी अधिक होगी। कितना मस्त है, मजा आया होगा बच्चे। मैं बार बार बताता हूं कि ये बुक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। वही बात मैंने यहां भी लिखा है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक परमाणु पर कुल आवेश -2 है, -2 आवेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। ये x है, इस पर -2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें 28 इलेक्ट्रॉन है, 28 वर्तमान में 28 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो 28 में से 2 घटा दीजिए। नहीं, उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उदासीन परमाणु में याद रखिए भाई साहब, उदासीन परमाणु में आपको 28 में से 2 यानी 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये निकल गया। अब क्या कह रहा है कि 30 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या निकालिए। तो निकल तो गया, ठीक है। जितना उदासीन परमाणु 26 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है न्यूट्रॉन और इसमें प्रोटॉन कितना? तो प्रोटॉन भी क्या होगा? 26 होगा। प्रोटॉन भी क्या होगा? 26 होगा। क्यों? क्योंकि उदासीन परमाणु है। तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। एकदम ध्यान में रखिएगा कि उदासीन परमाणु में, कौन सा परमाणु में? उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में क्या होता है? परमाणु में क्या हो जाएगा आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ये प्रोटॉन के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे? हमको परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालना है। ए के द्वारा द्रव्यमान संख्या को सूचित करते हैं, द्रव्यमान संख्या। और ये क्या होता है भाई जी? ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या देखिए कितनी है भाई साहब? ये 30 है, 30 पुट कर दीजिए। प्रोटॉन की संख्या कितना निकाला मैंने? 26 निकाला, तो 26 पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 26 पुट कर दीजिए। तो क्या हो गया? 56 हो गया। तो क्या आंसर होगा? 56 हो जाएगा। कुछ है? कुछ भी नहीं है भाई साहब। मैंने क्या किया, चूंकि कुल आवेश -2 है इस पर, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखा होगा, क्योंकि जब भी ऋणात्मक आयन होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, जब भी धनात्मक आयन होता है तो इलेक्ट्रॉन की त्याग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है बच्चे, ये देखिए तो निकाल लिया मैंने, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डीएनए किस पर हाइपरक्रोमिसिटी दर्शाता है भाई जी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइपरक्रोमिसिटी क्या होगा? तो भाई साहब हाइपरक्रोमिसिटी का मतलब होता है कि ठीक है, डीएनए मैंने क्लियर किया है आपको कि डीएनए ये है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ठीक है ये जो है इसमें मैंने क्लियर किया प्यूरीन। प्यूरीन क्या होता है? ए और जी, और पायरिमिडीन ये क्या होगा? टी और सी। और इसका डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया किसने? तो याद रखिए ये दिया वॉटसन और क्रिक ने। किसने दिया? वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था, एकदम याद रखना है इसको। और कारगाफ रूल के अनुसार ए टी के बराबर जी सी के बराबर होता है, तो क्लियर कर दिया था ये। और देखिए हाइपरक्रोमिसिटी क्या होता है? तो जब इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ये देखिए हीट कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो इसका अलग अलग स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगा। यानी आपको डबल स्ट्रैंडेड है एक और ये दो है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा? अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हाइपरक्रोमिसिटी कहते हैं, और यह केवल हीटिंग प्रक्रिया में दर्शाता है। यानी जब डीएनए को गर्म किया जाता है, डीएनए को हीट किया जाता है, तो उसके दोनों स्ट्रैंडेड, दोनों जो छोर हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, दोनों धागा जो है अलग अलग हो जाएगा। इसे ही क्या कहा जाता है? आपको क्या कहा जाएगा? तो इसे ही हाइपरक्रोमिसिटी कहा जाता है। अब देखिए हाइपरक्रोमिसिटी को हम अलग करके लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि दोनों डीएनए के धागों का अलग अलग हो जाना, दोनों डीएनए के धागों का अलग अलग हो जाना, डीएनए के धागों का अलग होना, ये क्या कहलाएगा? अलग होना, ये कहलाएगा आपको हाइपरक्रोमिसिटी होना, ये क्या कहलाएगा? हाइपरक्रोमिसिटी कहलाता है। एकदम बच्चे याद रखना है आपको कि दोनों डीएनए का आपको जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग हो गया, इसे ही हाइपरक्रोमिसिटी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं, डीएनए हीटिंग करने पर हाइपरक्रोमिसिटी दर्शाता है। जैसे ही डीएनए को गर्म किया जाता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, इसे हाइपरक्रोमिसिटी कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए राइबोसोम, बच्चे ये राइबोसोम है। राइबोसोम में क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम में क्या होता है? तो आसान प्रश्न है कि राइबोसोम में क्या होगा। तो जब भी राइबोसोम की बात करेंगे तो राइबोसोम की संरचना में ध्यान रखिए आरएनए तथा प्रोटीन्स होते हैं, इसमें डीएनए नहीं होते हैं। तो राइबोसोम में क्या होगा? तो इसमें आरएनए और क्या होगा? प्रोटीन्स होगा। ध्यान रखिएगा आरएनए तथा प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए तथा प्रोटीन्स होते हैं। यहां देखिए ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक में 70S, और इसका यदि हम क्या करते हैं, इसको हम सब यूनिट्स में बांटते हैं तो ये 50 और ये क्या होगा? तो 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 70 होगा, 10 घट जाता है। यहां देखिए 60 और 40 हो जाएगा। यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है? 80S राइबोसोम होगा। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण, एकदम ध्यान में रखिएगा। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन साइंथेसिस करता है, प्रोटीन साइंथेसिस करेगा। और ये देखिए राइबोसोम कहां पाया जाता है? तो राइबोसोम याद रखिए, राइबोसोम जो है टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ये ईआर है, ये क्या है? ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके ऊपर आपको राइबोसोम टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और यहीं पर आपको क्या होगा? डीएनए, याद रखिए आरएनए पहुंचता है, और वही क्या करेगा? आपको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम, जबकि यूकैरियोट में 80S राइबोसोम होता है। और राइबोसोम किसका बना होता है? तो आरएनए तथा प्रोटीन का। और प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन के निर्माण का साइट कहां पर होता है? तो राइबोसोम पर होता है। और राइबोसोम कहां पाया जाता है? तो रुखड़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रुखड़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होगा? 80S राइबोसोम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको। राइबोसोम की संरचना में आरएनए होता है। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण साइट कहा जाता है। राइबोसोम टेनिस है, तो वही बात मैंने बताई है आपको। देख लेते हैं, बेसोप्रेसिन संबंधित है। देखिए मस्त है क्वेश्चन।
अब क्या है कि वैसोप्रेसिन संबंधित है, तो मूत्र के सांद्रण से, किसके सांद्रण से? मूत्र के सांद्रण से संबंधित है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन से संबंधित है। और ध्यान में रखिएगा वैसोप्रेसिन, ये देखिए हाइपोथैलेमस जो है यह क्या करेगा कि ये इंफॉर्मेशन भेजेगा और यहां से ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। कौन सा? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सेक्रेट करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का सेक्रेशन करता है। और ये ठीक है जैसे ही सेक्रेट करेगा तो पोस्ट लोब जो है किसका? पिट्यूटरी का। यहीं से आपको एंटी ड्यूरेटिक और वैसोप्रेसिन आ गया। वैसोप्रेसिन आएगा तो ये क्या करेगा? ब्लड में जाएगा और ब्लड में ठीक है सर्कुलेट होकर के ठीक है आपको क्या करेगा? यूरिन का कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देता है। इसे किससे संबंधित माना जाता है? तो मूत्र के सांद्रण से। तो कौन सा हार्मोन मूत्र के इसके लिए आवश्यक है? तो वैसोप्रेसिन। मूत्र के सांद्रण के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो याद रखिएगा वैसोप्रेसिन है। और एंटी ड्यूरेटिक यानी मूत्र को रोकने का कार्य करता है कौन? तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन करेगा। तो ध्यान में रखिएगा इसको, क्या होगा? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होगा। चलिए, तो वैसोप्रेसिन क्या करता है? तो मूत्र के सांद्रण को बढ़ाने का कार्य करता है, याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि वैसोप्रेसिन मूत्र के सांद्रण से संबंधित है, या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या हाइपोथैलेमस से ठीक है निष्कर्षित होता है, जो रक्त में पहुंचकर मूत्र के सांद्रण में क्या करता है? सहायता करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लानेटरी बॉडी के लिए केपलर के नियमों में से एक सही नहीं है? यहां देखिए केपलर तो ग्रह के गति का नियम, ग्रह के गति का नियम किसने दिया? तो ग्रह के गति का नियम दिया किसने? तो ध्यान में रखिएगा नियम दिया केपलर ने। किसने दिया? केपलर ने। यहां 2-3 बातें आप जानिए। केपलर ने आपको 3 ग्रह गति नियम दिए। पहला ग्रह गति नियम क्या है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का नियम किसने दिया? तो केपलर ने दिया। केपलर के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि ग्रह ये देखिए ये ग्रह चल रहा है तो ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली तिर्यक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। ये जो क्षेत्रफल होगा और ये क्षेत्रफल होगा दोनों क्या होगा? बराबर होगा, डीए बटे डीटी। अगर क्या होगा? समय समान है तो समय समान तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर नियत होती है। इसको मैं डिफाइन भी कर रहा हूं कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली जो रेडियल लाइन है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। और तीसरा नियम क्या है कि ग्रह का जो आवर्त काल होगा वह ठीक है आपको ग्रहपथ के अर्ध प्रमुख धुरी के घन का क्या होगा? अनुपातिक होगा, यानी टी² समानुपाती ठीक है टी² समानुपाती a क्यूब हो जाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा। तो अब देखिए ऑप्शन पे चलते हैं। एक ग्रह का ग्रहपथ 2 केंद्र बिंदु में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है, अंडाकार मतलब दीर्घवृत्ताकार, सही है। तो एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बराबर क्षेत्रफल तय करता है, सही है। एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ के अर्ध प्रमुख धुरी के घन का समानुपाती है, ये भी सही है। और कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये आपको क्या हो गया? गलत हो गया। तो केपलर ने कितने ग्रह गति के नियम दिए थे? 3 दिए थे। केपलर ने कितने ग्रह गति नियम दिए थे? 3। पहला नियम दीर्घवृत्ताकार कक्षा, पहला नियम दीर्घवृत्ताकार कक्षा। दूसरा नियम याद रखिए, दूसरा नियम याद रखना है आपको कि ठीक है आपको कक्षीय गति नियत होती है, यानी ठीक है आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर नियत होगी। इसे यह जो नियम है यह कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है। कौन सा नियम? दूसरा नियम। फिर से सुनिए, डीए बाय डीटी हमेशा नियत होगा, यानी ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली तिर्यक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। यह कौन सा नियम? द्वितीय नियम। और आवर्त काल का वर्ग महत्तम अक्ष के अर्ध धुरी के महत्तम अक्ष के घन का समानुपाती होगा, यानी टी² समानुपाती a क्यूब हो जाएगा। यानी 3 नियम है किसके? केपलर के ग्रह गति नियम के। तो एकदम याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए केपलर ने 3 नियम दिए थे, मैंने बता दिया आपको, पूरा क्लियर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन किस उद्योग में होता है? अब हम सब उद्योग देते हैं। सबसे पहले नायलॉन, तो इसी उद्योग में सबसे ज्यादा आपको नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होगा। अब देखिए नाइट्रस ऑक्साइड दोनों को बात कर लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या है भाई? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ये है N2O और इसे लाफिंग गैस कहते हैं और यह एनेस्थेसिया के रूप में यूज होता है, लाफिंग गैस कहते हैं। और सबसे अधिक ये उत्सर्जित होता है किस उद्योग में? नायलॉन में। और नायलॉन मैंने क्लियर कर दिया आपको कि नायलॉन जो है यह पॉलीएमाइड है। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा,
पॉलीएमाइड है। नायलॉन जो है, ठीक है, नायलॉन जो है याद रखिए कि यह हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड का बहुलक है। हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड का बहुलक है। डायमीन प्लस एडिपिक एसिड का यह क्या हुआ, बहुलक है। एकदम ध्यान में रखिएगा, एडिपिक एसिड का यह बहुलक है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि सीमेंट उद्योग, सीमेंट जब भी बात करते हैं तो जोसेफ ऑस्टेडिन ने सीमेंट का निर्माण किया था। और सीमेंट जो है, ठीक है, सीमेंट जो है वह किसका किसका मिश्रण होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। यहां देखिए सीमेंट, ध्यान में रखिएगा, सीमेंट कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा क्या होगा, तो सिलिका। तीसरा क्या होगा इसमें, तो एल्यूमिना। चौथा इसमें क्या होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। पांचवा इसमें क्या होगा, तो ध्यान दीजिए फेरस ऑक्साइड होगा, Fe2O3 होगा। छठा, तो छठा क्या होगा, इसमें जिप्सम होगा। क्या होगा, जिप्सम होता है। CSO4 × 2H2O होता है। ध्यान में रखिएगा कि जिप्सम जो है सीमेंट के जमने की दर को क्या करता है, कम करता है। भाई साहब सीमेंट में सबसे अधिक कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, गैस का उत्सर्जन किस उद्योग में होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो याद रखिएगा ये है नायलॉन उद्योग में। नायलॉन के निर्माण में सबसे अधिक। और लाफिंग गैस N2O होता है, इसका उपयोग हम लोग एनेस्थेसिया में करते हैं। किसमें करेंगे, एनेस्थेसिया में। निश्चेतक में करते हैं। किसमें करेंगे, निश्चेतक में करेंगे। और ये डॉक्टर करता है। कौन करेगा, डॉक्टर करता है, ठीक है। किसमें, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट डॉक्टर जो है वह एनेस्थेसिया के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करता है, जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। और यह सबसे प्रमुख जो उत्सर्जक है वह किस उद्योग का है, तो नायलॉन उद्योग का। किस उद्योग का है, तो नायलॉन उद्योग का है। ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, सारा मैंने बता दिया है। ये देखिए 8 ओम, कितना ओम भाई जी, तो ये 8 ओम है। क्या है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तो हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर, उष्मा की दर बोल रहा है। किसकी से दर बोल रहा है, उष्मा की दर बोल रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 घंटा तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। क्या कर रहे हैं कि H बराबर क्या होता है, I² R × T हो गया। लेकिन ठीक है, ये देखिए H बराबर I² T हम ये पावर के रूप में निकाल रहे हैं। तो ये देखिए T कर लीजिए, तो ये भी T कर लीजिए, तो T कट गया, केवल क्या हो जाएगा I²T। क्योंकि ये देखिए क्या उष्मा की दर है, तो उष्मा की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। इसीलिए मैंने ऐसा काम किया। तो अब देख लीजिए I² क्या हुआ, तो R हो गया। भाई साहब I² R, यानी ये देखिए जूल पर सेकेंड हो गया। अब हमको क्या कह रहा है कि 8 ओम है और 15 एम्पियर है। तो 8 ओम, तो 8 ओम, तो 8 ओम को रहने दीजिए, गुना कर देते हैं। 8 गुना क्या हो जाएगा, 15 एम्पियर। तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए भैया। क्या कर देंगे, 15 का स्क्वायर। 15 15 है कितना, 225 गुना क्या करेंगे, 8 कर लीजिए, करिए तो गुना क्या हो जाएगा, 8 5 40 का 0, हाथ में कितना बचा 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0, हाथ में कितना बचा 2, तो 8 दूनी 16 2 क्या हो गया 18, तो यानी 1800 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1800 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। प्रतिरोध, यहां वर्ड यूज हो रहा है प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस है। प्रतिरोध मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस हो गया। और रेसिस्टेंस क्या होता है, पहला नंबर ये क्या होगा, तापमान का समानुपाती। तापमान का क्या होता है, तापमान का समानुपाती होगा, याद रखिएगा, तापमान का समानुपाती होगा, यानी रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर होता है। और दूसरा क्या होगा, रेसिस्टेंस इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। तीसरा क्या होता है, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, यहां हम क्या निकाल रहे हैं, उष्मा की दर। उष्मा की दर को हम शक्ति कहते हैं। पावर बराबर क्या होता है, H/T होता है, यानी हीट एनर्जी या ऊर्जा बटा क्या होगा, समय को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो I²RT होता है। जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न उष्मा क्या होगा, तो I²RT, I²RT होता है। तो I²RT/T कर लिया, तो I²R, और I का मान दिया हुआ 15, 15 का स्क्वायर कर दिया, क्या हुआ 225 गुना 8 कर दिया। इसके आधार पर हमने 1800 जूल पर सेकेंड निकाल लिया इसका आंसर। प्रतिरोध क्या होता है, तो चालक से विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध निकल गया और इसके आधार पर हमने आंसर भी निकाल लिया। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। ये वही, यहां भी वही निकाल लिया है मैंने। अब देखिए लौह अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो भाई साहब इसको हम चुंबकीय उपचार विधि द्वारा कहेंगे, यानी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लौह अयस्क का सांद्रण करते हैं। जबकि झाग उत्प्लावन विधि द्वारा हम लोग सल्फर अयस्क का क्या करते हैं, सल्फर अयस्क का सांद्रण करते हैं। सल्फर अयस्क का सांद्रण हम लोग किस विधि द्वारा करेंगे, तो झाग उत्प्लावन विधि द्वारा करेंगे। ये देखिए चुंबकीय उपचार विधि। अब क्या होगा कि ये देखिए मैग्नेटिक व्हील है, ये देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक व्हील है,
ये ऐसे लगा हुआ है और इस पर हमने क्या किया, आपको और गिराया। ठीक है, कौन सा और, तो ये आपको लौह अयस्क गिराया। तो लौह अयस्क में जो अशुद्धि होगी, लौह अयस्क में जो अशुद्धि होगा वो क्या होगा आपको, कि जैसे ही इस पर से गुजरेगा, तो चूंकि ये चुंबकीय है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये क्या करेगा अपनी ओर खींच लेगा इसको। तो लोहा नजदीक गिरेगा, जबकि अशुद्धि क्या होगा, दूर जाके गिरेगा, जिससे आपको क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, लौह अयस्क का स्थानांतरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो चुंबकीय उपचार विधि द्वारा। यहां मेरी बात को समझिएगा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा किसका हम क्या करते हैं, आपको निष्कर्षण करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सक्रियता श्रेणी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सक्रियता श्रेणी, धातु की सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी किसकी, तो धातु की सक्रियता श्रेणी। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, धातु की सक्रियता श्रेणी क्या होता है, तो यह हो गया के ना का मग अल जन फे पब, अल जन फे पब हो गया। तो ये जो शुरू वाले होते हैं ये एल्युमिनियम, कौन कौन, यहां देखिए शुरू वाले जो होंगे कौन कौन होगा, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। इसका निष्कर्षण हम लोग करते हैं किस विधि द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन विधि द्वारा किसका, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और एल्युमिनियम। इसका के ना का मग अल, के ना का मग अल, तो पोटेशियम, ठीक है, के ना सोडियम, के का मतलब कैल्शियम, फिर देखिए मग मतलब मैग्नीशियम, अल मतलब क्या हुआ, एल्युमिनियम। इसका निष्कर्षण हम किसके विधि द्वारा, तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा करते हैं। तो याद रखिएगा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा करेंगे। अब यहां पर आ रहा है लौह अयस्क। जब भी लौह अयस्क आएगा तो याद रखिए लोहा के अयस्क कौन कौन, तो महल से, मैं बताता हूं बच्चों को कि ये महल से हो गया, मौ से मैग्नेटाइट, हौ से हेमेटाइट, लौ से लिमोनाइट, सौ से सिडेराइट हो गया। महल से मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो इस तरह से याद रखिएगा बच्चे मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो वही बात मैंने यहां भी लिखा है। चलिए, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यह आयोडीन का मुख्य स्रोत है। ध्यान में रखिएगा कि ये किसका स्रोत है, आयोडीन का, क्योंकि लिमनेरिया घास मैंने लिखा भी है, लिमनेरिया क्या होगा, घास है, घास है, ये सबसे बड़ा आयोडीन का स्रोत होता है, जो समुद्री घास है। कौन सा घास है, समुद्री घास है। याद रखिएगा कि जैसे जैसे ये देखिए समुद्री घास है, समुद्री घास है, ये क्या हो गया, समुद्री घास यानी सी ग्रास है। तो ये क्या होगा, किसका मुख्य स्रोत है, तो आयोडीन का मुख्य स्रोत है। यहां मैंने सवाल भी बनाया है अलगी, क्यों ऐसा किया है, क्योंकि समुद्र में या पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रोड्यूसर कौन होगा, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादक कौन होता है, तो ध्यान में रखिए सवाल होता है। और ये देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन क्या होगा, तो याद रखना है आपको कि क्लोरीन Cl और क्लोरीन सबसे क्रियाशील हेलोजन कौन, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्या होगा, आयोडीन होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील, ठीक है, आपको विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा, तो फ्लोरीन होगा। सबसे अधिक विद्युत बंधुत्व किसका होगा, तो क्लोरीन का होगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे अधिक किसकी, तो फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक किसकी, क्लोरीन की। और ध्यान में रखिए हेलोजन वर्ग का तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और यह 17वां वर्ग का तत्व है। और यह आवर्त सारणी में किधर होगा, तो ठीक है, दाएं हाथ पर होगा। किधर होगा भाई, दाएं हाथ पर होता है। यानी अंतिम कक्षा जो होता है, अंतिम वर्ग जो है वह अक्रिय गैस, उससे ठीक पहले आपको 17वें वर्ग में हेलोजन वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होगा, हेलोजन वर्ग होगा। तो बहुत बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है। तो वही बात मैंने यहां भी लिखा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। तो ऐसे तत्वों के परमाणु को हम क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। यानी समान तत्वों के परमाणु या आयन या विभिन्न तत्वों के परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जरा इस पर बात कीजिए, कार्बन परमाणु, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भैया इसमें पहला नंबर देखिए, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम में 11 में से 1 को घटा दीजिए यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है भाई। अब देखिए एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम में 3+,
तो ये देखिए 10 में से, ठीक है, आप बोलते 13 में से 3 को घटा दीजिए, कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर देखिए ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, वो निगेटिव है, तो 8 2 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया भाई साहब। अब देखिए, ठीक है, नाइट्रोजन में कितना होगा? तो इसमें कहा परमाणु संख्या 7 होता है, 7 में इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ठीक है, कार्बन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा? तो नाइट्रोजन N+ के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो ये बातें याद रखिएगा। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा कि ये सोडियम, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम आपस में क्या हो गया? सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, आपस में क्या हो गया? सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। लेकिन कार्बन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? तो कार्बन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? तो आपको नाइट्रोजन प्लस यानी N+ हो जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आयन किसको बोलते हैं? तो तत्व का परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या तत्व का परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा उसे हम आयन कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो धनात्मक आवेश, धनात्मक आयन, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ऋणात्मक आवेश या ऋण आयन का निर्माण करता है। चलिए, तो याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो बात वही बात है, चलिए देख लेते हैं बायोचिप में क्या होता है। तो भाई साहब बायोचिप जो आपको है वह किसका बना होता है? बायोचिप होता क्या है पहले इसको जान लेते हैं। तो जब भी बायोचिप के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि बायोचिप वर्तमान समय में क्या होगा कि वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा क्या है धरोहर के समान इसको बताइए, क्योंकि अभी जितने भी कंप्यूटर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है सब में आपको क्या होगा? बायोचिप लगाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। ये आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन सबके, ठीक है, सब इसमें पाए जाते हैं। बायोचिप में क्या होगा? आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा और क्या होगा? प्रोटीन भी होने की संभावना है, प्रोटीन भी होगा इसमें। और ये देखिए आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन ये क्या होता है? तो ये शरीर निर्माता होता है। ध्यान में रखिएगा क्या होगा? शरीर निर्माता होगा। तो कंप्यूटर में भविष्य में आपको क्या होगा? ऑर्गेनिक कंप्यूटर निर्माण की बात हो रही है। कौन से कंप्यूटर? ऑर्गेनिक कंप्यूटर के निर्माण की बात हो रही है और इसी कंप्यूटर में आपको बायोचिप लगाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। तो भविष्य में कौन सा कंप्यूटर बनेगा? तो ऑर्गेनिक कंप्यूटर बनेगा। इसी में क्या लगेगा आपको? तो बायोचिप के रूप में लगेगा। क्या आपको बायोचिप लगेगा? और यही बायोचिप आरएनए, डीएनए और प्रोटीन सबके बने होते हैं। चलिए देखिए बायोचिप आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। यह वर्तमान में अनुसंधान के दौर से गुजर रहा है। यह जैव रासायनिक उत्पन्नों के प्रति अति संवेदनशील है, यानी आपको बायोकेमिकल जो स्टिमुलेशन होता है उसके प्रति यह क्या है? बायोचिप काफी अधिक संवेदनशील है। यानी आप यह मान लीजिए भविष्य में कुछ सोचिएगा तो तुरंत इंफॉर्मेशन इसको पता चल जाएगा कि क्या आपने सोचा, उसी के आधार पर आपका कंप्यूटर वर्क करने लगेगा। तो भविष्य जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और यहां पर बायोचिप जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका में होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इंद्र क्या है? तो इंद्र जो है यह एक प्रकार का रडार है भाई। क्या है? रडार है। और ध्यान रखिएगा रडार RADAR रडार होता है। और ये रडार क्या है? तो ये है रेडियो, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहा जाता है। डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहा जाता है इसको। और ये जो रडार है इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्टसन ने किया था। बाद में आपको एक वैज्ञानिक थे यंग एवं टेलर, इसने यंग एवं टेलर ने इसका प्रोटोटाइप बनाया था। यंग एवं टेलर ने बनाया था। ध्यान में रखिएगा यंग और टेलर ने इसका प्रोटोटाइप का निर्माण किया था। तो इंद्र जो है भारत का एक रडार सिस्टम है। अगर हम भारत के रडार के विषय में अगर चर्चा करें तो ध्यान में रखिएगा बहुत सारे रडार भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। और ये रडार क्या करता है कि आपको ये क्या करेगा? इसमें माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। कौन सा वेव का प्रयोग होगा? माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। और ये रडार क्या करता है कि आपको एरोप्लेन को, किसको? एरोप्लेन को आपको डायरेक्शन प्रदान करता है और मूवमेंट प्रदान करेगा कि किस दिशा में आपको मूव करना चाहिए, किस दिशा में उड़नी चाहिए। तो क्या क्या समझे यहां से कि रडार जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, इसमें माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। और यह एरोप्लेन को क्या करेगा? एरोप्लेन, मिसाइल इत्यादि को क्या करता है? डायरेक्शन देने का कार्य करता है। और इसका निर्माण किया था रॉबर्टसन ने और यंग टेलर ने इसका क्या किया था? पहला प्रोटोटाइप का निर्माण किया था। आपको पता है टैंक जब भी बोलेंगे तो बहुत सारा टैंक है। भीष्म टैंक का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए चालक रहित विमान की बात अगर करेंगे तो ध्यान में रखिएगा कि निशांत जो है भारत का चालक रहित विमान है। निशांत को भारत का चालक रहित विमान कहा जाता है। जबकि प्रक्षेपास्त्र मिसाइल मैंने बहुत सारा बताया है। पटना, PATNA यानी पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, उसके बाद
टी, पी ए अग्नि, टी से हो गया त्रिशूल, एन से हो गया नाग और ए से हो गया आकाश। तो पटना मिसाइल भारत सरकार का है। तो यहां देख लेते हैं क्या क्या बातें कर रहे हैं हम। इंद्र एक प्रमुख भारतीय रडार है। भारत के प्रमुख रडार दिव्य चक्षु, उत्तम, राजेंद्र और स्वाति। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये याद रखिएगा। दिव्य चक्षु, उत्तम, राजेंद्र और स्वाति। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। देखिए मैं जो क्वेश्चन का सेट जब क्वेश्चन बना रहा था उस समय मैंने देखा कि बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी में पूछे गए हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे आपको सफल होना है ना, तो आप जुड़िए मेरे से और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। तो देख लीजिए भाई मेरे, ये है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य है। ये देखिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये आपकी पृथ्वी है और ये सैटेलाइट है। ये देखिए पोलर ऑर्बिट में घूम रहा है। किस ऑर्बिट में घूम रहा है? तो पोलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ये पोलर ऑर्बिट है। आपको क्या हुआ? ये देखिए पोलर ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट में घूम रहा है और पृथ्वी के प्रत्येक जगह पर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उसका इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। लेकिन पृथ्वी पर यह अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली एकदम सही है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के बारे में या चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, गलत बात है। यही आपको कह रहा कि संबंध में सत्य नहीं है। इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सही है। इसे कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सही है। आपको अभी देखिएगा ओला, अभी देखिएगा कि जोमैटो, ये देखिएगा कि आपको बोलेगा कि भैया आप अपना इंफॉर्मेशन बताइए कहां पर है, लोकेशन के जरिए लोकेशन शेयर कीजिए, मैं लोकेशन के जरिए आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। लेकिन चक्रवात जो है ये पता नहीं कर सकते भाई साहब। चक्रवात होता क्या है जरा उसको देख लेते हैं। समुद्र में जब निम्न दाब उत्पन्न हो जाएगा तो बाहर से हवा क्या होगा? अंदर की ओर प्रवेश करेगा, जिससे क्या होगा? तीव्र गति से हवा गति करने लगती है। इसे ही क्या कहेंगे? चक्रवात कहेंगे। यानी चक्रवात में आंतरिक दाब निम्न, वाह दाब उच्च होगा, जो वायु की गति बाहर से अंदर की ओर होगा और हवा घूमने लगेगा, देखिएगा चक्री काटने लगेगा। इसे ही क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। तो बच्चे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत सारी बातें इसमें मैंने लिखा भी है, जरा देख लीजिए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम चक्रवात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। जीपीएस का उपयोग हम लोग लोकेशन ज्ञात करने में, नेविगेशन में, ट्रैकिंग में, मैपिंग में, टाइमिंग में करते हैं। और याद रखिए जीपीएस केबल और केबल कितने देश पर के पास में है? तो विश्व में 6 ही देश के पास में है जीपीएस। पहला देश देखिए कौन है? तो सबसे पहले यूएसए ने बनाया, यही नाम है इसका जीपीएस। देखिए फिर देखिए दूसरा आपको रसिया, इसका जो आपको है ग्लोनास, क्या नाम है? ग्लोनास नाम है, GLONASS ग्लोनास है। तीसरा देखिए चाइना, इसका जो जीपीएस सिस्टम उसका नाम बिडाऊ है, बिडाऊ, BIEDOU बिडाऊ। ठीक है। चौथा जो है जापान है, यहां देखिए जापान, इसका क्या होगा? QZSS। ठीक है। क्वासी जेनिथ, ठीक है, क्वासी जेनिथ नेविगेशन, QZSS। ठीक है, सैटेलाइट सिस्टम है, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है। और एक और है, कौन है? तो यूरोप यूनियन है, यूरोप है। यूरोप जो है गैलीलियो, क्या होगा? गैलीलियो इसका नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, क्या नाम है? गैलीलियो है। और अब आपका आ जाइए इंडिया, इंडिया का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का क्या नाम है? तो नाभिक, NAVIC नाभिक, याद रखना है। और देखिए कि विश्व में कितने देश के पास जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम है? तो 6 ही देश के पास में है, तब भी पाकिस्तान उछल रहा है। तो ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान के पास अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, भारत के पास में है। और ये 7 सैटेलाइटों का एक समूह है, जो जिसमें से कुछ जो है आपको GSLV सैटेलाइट, कुछ भी जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और कुछ जो है आपको पोलर सैटेलाइट्स भी हैं। तो याद रखना है लोकेशन ज्ञात करने में, नेविगेशन में, ट्रैकिंग में, मैपिंग में, टाइमिंग में प्रयोग किया जाता है। किसका? सैटेलाइट सिस्टम का। चलिए देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत होती है। यहां देखिए वेग में परिवर्तन की दर क्या हो रही है? नियत हो रही है। इसका औसत वेग, तो औसत वेग अगर a बराबर क्या वेग में परिवर्तन की दर यानी त्वरण अगर नियत हो गया तो क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है कि औसत वेग v एवरेज बराबर क्या होता है? u + v/2 हो जाएगा। यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के, ठीक है, योगफल का आधा क्या हो जाएगा? आपको प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा हो जाएगा क्या आपको? तो औसत वेग हो जाएगा। याद रखिएगा कि औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। यदि कोई वस्तु आधी दूरी u चाल से दूसरी आधी दूरी v चाल से चले तो औसत चाल जो होता है याद रखिएगा 2uv बटा क्या होगा? u + v हो जाएगा। तो यहां क्या कह रहा है कि अगर त्वरण नियत है तो आपको v एवरेज क्या हो जाएगा? दोनों प्रारंभिक और अंतिम वेग का
आधा कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 25 का क्या हो गया, ए नंबर आंसर होगा। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे। ये देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत होती है, जिसका औसत वेग v एवरेज बराबर u प्लस v बटा 2 होगा, u प्लस v बटा 2 हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर होती है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बच्चे मेरी बस एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि खूब मेहनत करके पढ़िए, एनटीपीसी और ग्रुप डी और सारा एग्जाम आगे आपका होने वाला है बिहार सरकार के भी, तो उसको फोकस रहिए और खूब अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो एक बार फिर आपके भविष्य के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सफल हो, सफल हो, सफल हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।